यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, पात्र और घटनाएं मेरी अपनी कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या अन्य कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग माना जाए। मैं हूँ आपका भाई दिव्यांशु उपाध्याय और अब शुरू होती है एक नई रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी। भाई मैंने आप लोगों से कहा था मुझे कुछ समय दो ताकि मैं लॉन्ग वीडियो डालूं, तो आप लोग समय दे नहीं रहे हो। तो भाई मैं लॉन्ग वीडियो कहां से डालूंगा? आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं तो आधे घंटे की तो राम राम। मैं आपका भाई दिव्यांश उपाध्याय। तो कहानी में अब तक आपने सुना कि विद्वान वह अपने सभी राजपाटों को नागेंद्र को देकर सीधा पाताल लोक के अंदर घुस आता है। पाताल लोक में घुसने के बाद वह बुजुर्ग अग्नि और बिसराय से मिलता है और कुछ समय बात करने के पश्चात ही वह वहीं पर जाकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। विद्वान इस समय अपनी गहरी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। तभी विद्वान वह गहरी ट्रेनिंग में लगा रहता है और बिसराज और अग्नि वहाँ विद्वान की तरफ देखते हैं। उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हमें इसके दल और इसके बेटे को बचाना होगा। तो अब आगे मैं आपका भाई दिव्यांश उपाध्याय। इस समय विद्वान वहाँ गहरी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। पितालोक का समय किस तरह चल रहा था या किसी को नहीं मालूम हो रहा था। वहाँ पर बैठे बैठे विद्वान को बहुत ज्यादा अधिक समय हो जाता है। फिर विद्वान वहाँ अपनी आंखों को खोलता है और फिर वहाँ पर एक गोली, शक्तिवर्धक गोली को खाता है जो कि उसे उसके पूर्वज सूर्यदेव ने दी थी। वह उस गोली की तरफ देखता है और उसे खा लेता है। उसे खाने के बाद वह फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। जैसे ही विद्वान अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है वहाँ पर समय बीतने लगता है। कब कितना समय बीत गया इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। देखते ही देखते वहाँ पर 6 महीने फिर साल भर का समय बीत जाता है और कितना समय बीतता है यहाँ उंगलियों के पोटुओं पर गिनना तो संभव ही नहीं लग रहा था। कुछ समय पश्चात वहाँ शक्तियों का एक जोरदार धमाका होता है। धड़ाम की आवाज के साथ स्वर्ण जयंती नदी का पानी वहाँ ऊपर आने लगता है और ऊपर आकर इधर उधर फैलने लगता है। तब भी विद्वान अपनी आंखों को नहीं गिलता और उसकी शक्तियां वह पूरे के पूरे पितालोक को घेर लेती हैं। और वह पूरे के पूरे पितालोक को घेरने के बाद वह पितालोक में घेरने लगती हैं और वहां पर घूम रहे बीस्ट यानी कि वहां पर घूम रहे आत्मी शक्ति स्टोन और जानवरों को वह इधर उधर करके फेंकने लगती हैं। इसका मतलब साफ था कि विद्वान की शक्तियां अब वो बढ़ चुकी थी। विद्वान धीरे से अपनी आंखें खोलता है। जैसे ही विद्वान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था उसकी आंखों के अंदर एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी मूर्ति दिखाई दे रही थी जो किसी देवता की आंखों में दिखाई दे रही थी। तभी विद्वान वह अपने हाथों की सील बदलता है। जैसे ही विद्वान अपने हाथों की सील बदलता है पूरे पितालोक में फैल रही उसकी शक्तियां जो कि पूरे पितालोक पर दबाव बना रही थी वह समेटने लगते हैं और जो पितालोक 10,000 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ था उसके अंदर से विद्वान की शक्तियां आती हैं और विद्वान के शरीर के अंदर आ जाती हैं। तभी विद्वान वह सामने की तरफ देखता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है ना जाने कितना समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। इतना कहने के बाद विद्वान वह पितालोक की तरफ देखता है और इधर उधर देखने के बाद वह पितालोक में बीच में देखता है और बीच में देखने के बाद कहता है बुजुर्ग विसराज और बुजुर्ग अग्नि इस समय पितालोक में नहीं है। मतलब कि वह पितालोक को छोड़कर इस समय शायद सूर्यवंशी साम्राज्य में होंगे। ना जाने मेरा सूर्यवंशी साम्राज्य कैसा होगा। इतना कहने के बाद वह एक गहरी सांस लेता है और वहां पर अपनी चुटकी बजाता है। जैसे ही विद्वान वह अपनी चुटकी बजाता है वह धड़ाम की आवाज के साथ वहां पर आयाम फटता है और सीधा वह सूर्यवंशी साम्राज्य के बाहर निकलता है। इस समय विद्वान वह सूर्यवंशी साम्राज्य के बाहर निकल आया था। यह इसलिए नहीं हुआ था कि विद्वान ने महास्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यह इसलिए हुआ था क्योंकि विद्वान खुद सूर्यवंशी साम्राज्य से बाहर निकल के सूर्यवंशी साम्राज्य को देखना चाहता था और इसके आसपास के खतरों को महसूस करना चाहता था। विद्वान वह सूर्यवंशी साम्राज्य से बाहर निकलता है, बाहर की तरफ आसमान में देखने लगता है। विद्वान इस समय आसमान में देख रहा था और उसकी नजरें सामने की तरफ ही थी। तभी उसके पीछे का आयाम
फटता है और वहां से एक और व्यक्ति निकलता है। वह विद्वांस के बगल में आकर खड़ा होता है और विद्वांस की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गए। विद्वांस उस व्यक्ति की तरफ देखता है और उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, आप तो मुझे भूल ही गए थे। इतना कहने के बाद विद्वांस उस व्यक्ति की तरफ देखता है। वह व्यक्ति विद्वांस के पास आता है और उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। विद्वांस उस व्यक्ति की बात को सुनता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए उसके पैरों को छूता है और उसके पैरों को छूते हुए कहता है, नहीं आचार्य, मुझे विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आचार्य धर्मेंद्र थे। जैसे ही विद्वांस बाहर आया, उन्होंने तुरंत उसकी शक्तियों को महसूस कर लिया। हालांकि विद्वांस ने बाहर आते ही अपनी शक्तियों को छुपा लिया था, लेकिन कुछ लोग जो विद्वांस के बेहद ज्यादा करीब और पास रहते थे, वह तुरंत विद्वांस की शक्तियों को महसूस कर चुके थे। महल में बैठा नागेंद्र भी विद्वांस की शक्तियों को महसूस कर चुका था, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि विद्वांस आ चुका है। क्योंकि विद्वांस ने बाहर निकलते ही इतनी रफ्तार में अपनी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर समेटा था, जैसे कि एक पल की खुशी के बाद तुरंत गम। उस तरह से विद्वांस की शक्तियां महसूस होते ही गायब हो चुकी थी। वो तो आचार्य धर्मेंद्र वहां जानते थे कि विद्वांस की शक्तियां उन्हें धोखा नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने भी विद्वांस की शक्तियों का पीछा किया और विद्वांस के बगल में आ खड़े हुए। तभी वह विद्वांस की तरफ देखते हैं और विद्वांस की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो अब तुम्हारा क्या सोचना है? विद्वांस उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। तभी धर्मेंद्र वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं मालूम, सूर्यवंशी साम्राज्य पर अब कुछ समय बाद हमला होने वाला है। विद्वान जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है, वह भौचक की नजरों से उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आचार्य ये आप क्या कह रहे हैं? तभी धर्मेंद्र अपने सिर को हाँ में लाते हैं और वह विद्वान की तरफ देखते हुए कहते हैं, और एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे ट्रेनिंग में जाने के बाद अग्नि क्षेत्र ने सूर्यवंशी साम्राज्य से संधि करने की कोशिश की, लेकिन नागेंद्र ने उनसे मना कर दिया। और इससे भी ज्यादा बुरी खबर यह है कि रुद्रदेव स्वयं निर्जा से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर गया था, जिससे रुद्रदेव और निर्जा का विवाह तय कर दिया गया है और आज से ठीक 3 दिन बाद उन दोनों का विवाह होगा। और लल्पा साम्राज्य में जाने की अनुमति सिर्फ उसे है जिसके पास आमंत्रण पत्र हो। विद्वान उनकी बातों को सुनता है, अपने सिर को नीचे करता है जैसे कि वह समझ चुका हो। तो विद्वांस की आंखों में एक गहरी मगर शांति दिखाई देने लगती है और वह आचार्य की तरफ देखते हुए कहता है, तो आचार्य अभी हमें क्या करना चाहिए? तभी धर्मेंद्र वह विद्युतांश की तरफ देखते हैं और विद्वांस की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के, सुना है कि वह प्राचीन 10 दल, जिनमें से 3 दलों के लीडरों को तुम मार चुके थे, लेकिन वह और दल वह हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और यह सब निश्चर्या कर रही है कलीस की मदद से। अब कलीस उन सभी 10 दलों को भड़का रहा है और तुमने क्रायोन को भी मार दिया था। इसका मतलब साफ है कि महेश्वर लोक से तुम्हारी दुश्मनी बहुत पक्की हो चुकी है। विद्वान सुन की इस बात को सुनता है और एक गहरी और लंबी सांस लेने के बाद कहता है, आचार्य, महेश्वर लोक से तो मेरी दुश्मनी जन्मों जन्मों की थी, उस बारे में तो मुझे कोई चिंता करने की बात ही नहीं, और बच्चे उन 10 दलों को तो मैं संभाल ही लूंगा। तभी धर्मेंद्र वह विद्वान की तरफ देखते हैं और विद्वान की तरफ देखते हुए कहते हैं, उस बात की हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुना है वह प्राचीन 10 दल अब एक साथ होकर एक ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप के साथ वह सीधा हम पर हमला करेंगे। वह प्राचीन 10 दल अगर ऐसा करने में कामयाब हुए तो सूर्यवंशी साम्राज्य के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। विद्वान सिंह की इस बात को सुनता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है, अच्छा, तो मतलब अभी मेरे पास कितना समय होगा आचार्य? धर्मेंद्र विद्युतांश की तरफ देखते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, लड़के, अगर तुम्हें बताया जाए और हमें जहां तक सब खबरें मिली है, वह सभी 10 दल 1 महीने में अपना ग्रुप बना लेंगे और वह आज से ठीक 1 महीने बाद सूर्यवंशी साम्राज्य पर हमला करेंगे। अगर तुम अभी नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें जगाने के लिए वहां पर आता।
विद्वान जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है वह अपने सिर को हाँ में लाता है और हाँ में लाते हुए कहता तो ठीक है आचार्य, और जो होगा सो होगा, मैं देख लूंगा। इतना कहने के बाद वह आगे की तरफ देखने लगता है। तभी वह आचार्य की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक चमक उभरने लगती है। तभी धर्मेंद्र वह विद्वान की तरफ देखते हैं और विद्वान की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं लड़के नहीं। विद्वान उनकी तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं आचार्य, अभी नहीं तो कभी नहीं। तभी धर्मेंद्र विद्वान की तरफ देखते हैं और विद्वान की तरफ देखते हुए कहते हैं लड़के समझो, अगर तुम वहां, आचार्य इतना कह पाते हैं उससे पहले ही विद्वान शू की रफ्तार के साथ उनके सामने से गायब हो जाता है। आचार्य विद्वान की तरफ देखते हैं और विद्वान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये लड़का जाने कहां पर गायब हो गया और ना जाने यहाँ किस कतरे को लेकर अपने पास आएगा। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट किसी भी तरह से चालाकी भरी नहीं लग रही थी, बल्कि इस मुस्कुराहट में एक प्यार झलक रहा था जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी धर्मेंद्र वह अपने सिर को एक दो बार ना में लाते हैं और हंसते रहते हैं। फिर वह तुरंत सूर्यवंशी साम्राज्य में चले जाते हैं। वहीं पर सूर्यवंशी साम्राज्य के जंगलों से बाहर एक रोशनी जो हवा को चीरते हुए टूटते तारे की रफ्तार से सू की आवाज के साथ उड़ती हुई चली जा रही थी, वह 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही थी। उस रोशनी ने देखते ही देखते लाखों किलोमीटरों तक का फासला कुछ ही समय में तय कर लिया और वह धड़ाम की आवाज के सामने साथ एक साम्राज्य के सामने रुकी। वह साम्राज्य था अग्नि साम्राज्य। विद्वान अग्नि साम्राज्य की तरफ देखता है, अग्नि साम्राज्य की तरफ देखते हुए कहता है तो तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, चल अच्छा ही है। इतना कहने के बाद विद्वान आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और सामने की तरफ देखता है तो वह देखता है कि इस समय अग्नि साम्राज्य का दरवाजा वहां खुल रहा है। तभी विद्वान अपनी शक्तियों को छुपाता है और अपनी शक्तियों को छुपाने के बाद वहीं पर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। देखते ही देखते अग्नि साम्राज्य का गेट खुलता है और वहां से बहुत सारे योद्धा बाहर निकलते हैं। इस समय वहां पर 200 से ज्यादा ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा और 100 से ज्यादा देवता रैंक के योद्धा थे और उनके साथ 3 सर्वेश्वर योद्धा और उनके आगे एक और योद्धा खड़ा हुआ था, वो भी सर्वेश्वर योद्धा ही प्रतीत हो रहा था। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं लीडर तो क्या आदेश है। तभी वह लीडर पीछे की तरफ देखता है और उस आयाम से बहुत सारे योद्धा निकलने लगते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्रदेव था। रुद्रदेव वहां उन सैनिकों की तरफ देखता है और उन सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहने के बाद वो वहां पर एक मणि को तोड़ देता है। जैसे ही वह उस अंगूठी से निकाली हुई मणि को तोड़ता है उसके सामने एक आयाम पड़ता है और वहां पर एक हरे कलर की रोशनी आयाम को चीर देती है। तभी रुद्रदेव और उसके पीछे वह तीनों बुजुर्ग उस रोशनी में घुस जाते हैं। वहीं पर ब्रह्माधिपति रैंक और देवता रैंक के योद्धा भी तुरंत उस रोशनी के पीछे घुसे चले जाते हैं। उस आयाम के खुलते ही विद्युतांत को भी कुछ जानी पहचानी शक्तियां महसूस होती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आती है मानो उसने जीते ही जी स्वर्ग देख लिया हो। वह तुरंत अपने पैर को जमीन पर मारता है और हवा की रफ्तार में उस आयाम के बंद होने से पहले उसके अंदर घुस जाता है। विद्वान वहां उस आयाम के अंदर चला जाता है। तभी सभी लोग एक जगह जाकर रुकते हैं जहां पर वह सामने की तरफ देख रहे थे। वहां पर हरे कलर के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। वहां सभी लोग और कोई नहीं बल्कि अल्पा नगर के सैनिक और वहां के महाराज थे। अल्पा नगर के महाराज वह धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं और रुद्रदेव के पास आते हैं और रुद्रदेव के पास आकर रुद्रदेव के कंधे पर हाथ रखते हैं और रुद्रदेव की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे वाह, तो लड़के तुम एक सर्वेश्वर योद्धा बन ही चुके हो, अच्छा है, मजा आएगा। इतना कहने के बाद वह लीडर वह उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और रुद्रदेव को अपने साथ आगे लेकर जाने लगते हैं। रुद्रदेव भी उनके साथ जाने लगता है। तभी रुद्रदेव को कुछ महसूस होता है। वह तुरंत झटके से पीछे की तरफ देखता है। वह पीछे की तरफ देखता है तो वह एकदम रुक जाता है और पीछे उन सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है रुको,
तुम। इतना कहने के बाद वह एक सैनिक की तरफ उंगली करता है। वह सैनिक रुद्रदेव की उंगली को अपने सामने देखता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी रुद्रदेव सैनिक की तरफ देखते हैं और सैनिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, सार हटो, तुम्हारे पीछे। इतना कहने के बाद वहां पीछे देखते हैं। वहीं पर सभी लोगों की नजर पीछे ही थी। वह सैनिक सार हटता है तो उसके पीछे विद्युतांश खड़ा था। लेकिन जैसे ही रुद्रदेव विद्युतांश को देखने वाला होता है, तब तक रुद्रदेव के कंधे पर वह अल्फा साम्राज्य का लीडर हाथ रखता है और रुद्रदेव की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम इन सैनिकों के छान झपोटों में लग गए? चलो। इतना कहने के बाद वह रुद्रदेव को आगे ले जाने लगता है। रुद्रदेव पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि वहां पर विद्युतांश की जगह एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। तभी रुद्रदेव वहां सामने की तरफ देखता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा, ये शक्तियां उसी की हैं। खैर, मैं उसके बारे में ज्यादा सोच रहा था, शायद इसीलिए मुझे वहम हुआ है। इतना कहने के बाद वह लीडर, जो अल्फा साम्राज्य के लीडर थे, उनके साथ ही जाने लगता है। रुद्रदेव इस समय अल्फा साम्राज्य के लीडर के साथ जा रहा था। आगे आगे अल्फा साम्राज्य के लीडर और पीछे पीछे रुद्रदेव चल रहा था और उसके पीछे कई ब्रह्माधिपति, देवता रैंक और 3 सर्वेश्वर रैंक के योद्धा चल रहे थे। इस समय वहां पर शक्तियों का दबाव तो मानो ऐसा था जैसा कि अगर यहाँ शक्तियां बाहर होती तो शायद पूरा का पूरा साम्राज्य भी कांप जाता। हाँ, सभी लोग सामने चल रहे थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्माधिपति रैंक के सैनिकों के बीच में एक लड़का वहां भी चल रहा है, जिसने उन लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए हैं। वह लड़के का चेहरा देखने पर मालूम होता है वह लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युतांश है। विद्युतांश इन सैनिकों के कपड़े पहने हुए चल रहा था। फिर विद्युतांश अपनी नजर पीछे की तरफ करता है। वह जैसे ही पीछे की तरफ नजर करता है तो वह देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति वहां मरा हुआ डला हुआ है और उसके पास विद्युतांश का एक जुड़वा भाई खड़ा हुआ है। विद्युतांश अपने जुड़वा भाई की तरफ देखता है और आंखों से इशारा करता है, जिसके बाद उसका जुड़वा भाई तुरंत अपने हाथों में अग्नि इकट्ठा करता है और उस व्यक्ति को जलाकर राख कर देता है। हुआ ये था कि विद्युतांश ने आयाम के अंदर घुसना था, तभी उसके पीछे जो ब्रह्माधिपति रैंक का योद्धा था उसने विद्युतांश को देख लिया था। लेकिन जैसे ही वह योद्धा कुछ कह पाता उससे पहले विद्युतांश ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा को अपने सोल वांड में रख लिया और उस योद्धा को मारते मारते विद्युतांश उसे अल्फा साम्राज्य के अंदर ले आया। फिर विद्युतांश को जल्दबाजी में उस योद्धा को ठिकाने लगाने के लिए वहां रुकना पड़ा। इसके लिए विद्युतांश ने तुरंत अपने एक जुड़वा भाई को वहां पर अपनी जगह खड़ा कर दिया। जैसे ही रुद्रदेव की नजर विद्युतांश के जुड़वा भाई पर पड़ने वाली थी, तब तो जुड़वा भाई को विद्युतांश ने वहां से गायब कर दिया और यह काम इतनी जल्दी हुआ कि वहां पर खड़े हुए सर्वेश्वर योद्धाओं के अलावा कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। जबकि सर्वेश्वर योद्धा जो कि 3 बुजुर्ग थे, उनकी नजर तो सीधी रुद्रदेव के पास थी और ब्रह्माधिपति रैंक और देवता रैंक के योद्धाओं के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वह एक सर्वेश्वर योद्धाओं की शक्तियों का अंदाजा लगा सके। जैसे ही रुद्रदेव ने पीछे पलटकर देखा तो वहां से विद्युतांश की जो जुड़वा भाई था वह जा चुका था और विद्युतांश ने अपने जुड़वा भाई की जगह दूसरी जगह ले रखी थी। फिर रुद्रदेव के आगे चलने के पश्चात विद्युतांश ने अपने एक जुड़वा भाई को उस लाश के पास भेजकर उसे ठिकाना लगा दिया। विद्युतांश यह सब मन ही मन सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखने लगती है। तभी विद्युतांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। विद्युतांश इस समय आगे की तरफ बढ़ रहा था, वह धीरे धीरे चलता जा रहा था। कुछ समय में वह सभी लोग अल्फा साम्राज्य के महल में पहुंचते हैं। अल्फा साम्राज्य के महल में पहुंचने के बाद वह महाराज इशारा करते हैं जहां पर उनके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी जैसे स्वर्ग से कोई देवी उतर कर नीचे आ गई हो। उस लड़की ने हरे कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी कि मानो कि वह किसी अप्सरा से कम ना हो। तभी वह लीडर उस लड़की की तरफ इशारा करते हैं और अपने सामने खड़े हुए योद्धा यानी रुद्रदेव की तरफ देखते हुए कहते हैं, नीरजा, यह तुम्हारे होने वाले पति हैं, क्या इनका तुम स्वागत नहीं करोगी?
नीरजा वहां रुद्रदेव की तरफ देखती है। जैसे ही नीरजा रुद्रदेव की तरफ देखती है तो रुद्रदेव वहां अपने टेपों में आवाज सूखने लगता है और अपनी छाती को इतना बाहर निकाल देता है जैसे कि कोई गोलीला अपनी छाती को पीटने के लिए निकाल रहा हो। नीरजा वहां रुद्रदेव की तरफ देखती है फिर तुरंत अपने सिर को वहां से हटा देती है और की आवाज के साथ कहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा, अब फिर कह रही हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं सूर्यवंशी साम्राज्य की लीडर विद्युतान सूर्यवंशी से प्यार करती हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो वह विद्युतान के साथ होगी, वरना मेरी शादी नहीं होगी। इतना कहने के बाद नीरजा वहां रुद्रदेव की तरफ देखती है और चली जाने लगती है। फिर वहां जाते जाते दरवाजे के पास रुकती है और रुद्रदेव की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा होगा कि आप इस बात को पहले ही समझ जाएं, वरना आपके लिए यह बात शायद कभी भविष्य में दुख दे। इतना कहने के बाद नीरजा वहां से चली जाती है। नीरजा के वहां से जाने के बाद वहां पर माहौल जैसा कि तनाव जैसा हो रहा था। कल भी अल्पा साम्राज्य का लीडर वहां रुद्रदेव की तरफ देखता है। रुद्रदेव की तरफ देखते हुए कहता है, माफ कीजिए, यह लड़की पागल हो चुकी है। तभी रुद्रदेव वहां अल्पा साम्राज्य के लीडर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, विद्युतान सूर्यवंशी, हा 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 हा, सुना है कि वहां तो उस युद्ध के बाद कहीं गायब सा हो गया है। इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य की बागडोर नागेंद्र के हाथों में है। पता नहीं कि वहां व्यक्ति अब जीवित भी है या मारा गया। रुद्रदेव इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। रुद्रदेव की इस बात को सुनने के बाद विद्युतांत के चेहरे पर एक गुस्सा आने लगता है। फिर विद्युतांत के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, रुद्रदेव, अगर आज मैंने तेरी ईंट से ईंट ना बजाई तो मेरा नाम भी विद्युतांत सूर्यवंशी नहीं। इतना कहने के बाद वह सामने की तरफ देखता है। वह सामने की तरफ देख रहा था तो वह देखता है कि इस समय उसके सामने बहुत सारे योद्धा हैं। तभी अल्पा साम्राज्य का महाराज वहां उन सभी योद्धाओं की तरफ देखता है और अपने सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है, जाओ, जाकर इन सभी को शिविर में ठहरने का इंतजाम कर दो। इन सभी को इनकी रैंक के हिसाब से कमरा दिया जाए। वह सैनिक अपने सिर को हाथ में लाता है और ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा अलग, सर्वेश्वर रैंक के योद्धा अलग और देवता रैंक के योद्धाओं को अलग ले जाने लगता है। विद्युतांत ने इस समय अपनी शक्ति बंधन मंत्रा की मदद से अपनी रैंक को ब्रह्माधिपति रैंक के 7वें सितारे तक पहुंचा दिया था। विद्युतांत ने इस समय अपनी बहुत ज्यादा शक्तियों को छुपा लिया था, क्योंकि विद्युतांत जानता था कि अगर वह सर्वेश्वर रैंक के योद्धाओं में समा जा तो सर्वेश्वर रैंक के 3 बुजुर्ग हैं तो सभी की नजर उसी के पास होती, जो कि ब्रह्माधिपति रैंक के 200 से ज्यादा योद्धा और देवता रैंक के 500 से ज्यादा योद्धा हैं। विद्युतांत वहां अपने सिर को वहां में लाता है और सामने की तरफ उनके पीछे पीछे जाने लगता है। उन सभी को उनके रैंक के हिसाब से कमरा दिया गया था। देवता रैंक के योद्धाओं को एक चांदी जैसे कमरा दिया गया था, जिस पर सुख सुविधा तो पूरी थी, लेकिन वहां राजभवन जैसी सुख सुविधा थी, उनके लिए सुविधा पूरी थी, लेकिन उन्हें वहां सम्मान नहीं दिया गया जो कि दिया जाना चाहिए। उसके बाद ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धाओं का कमरा वहां सोने जैसा था और उनके तो ऐसी सुविधा दी गई थी मानो कि वहां किसी राजमहल के अंदर हो, जबकि सर्वेश्वर रैंक के 3 बुजुर्गों के लिए और उस लीडर के लिए हीरे जैसा चमकता हुआ एक कमरा था, जिस पर बिस्तरों की जगह बादल बने हुए थे। इसका मतलब साफ था कि उनके लिए किसी स्वर्ग के महल जैसी सुविधा दी गई थी। इस समय विद्युतांत वहीं पर रखे हुए एक बिस्तर के ऊपर जाता है और वहां पर बैठ जाता है। विद्युतांत वहां पर बैठता है तभी विद्युतांत के सामने 3 सैनिक आते हैं और वहां विद्युतांत को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम कौन हो? विद्युतांत वहां उन सैनिकों की तरफ देखता है और उन सैनिकों की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वहां सैनिक विद्युतांत की तरफ देखते हैं और विद्युतांत की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने तुम्हें पहले तो कभी सेना में नहीं देखा, तुम अचानक इस सेना में कैसे आए और आगे का तुम हो कौन? इतना कहने के बाद वहां तीनों सैनिक शक भरी नजरों से विद्युतांत की तरफ देखने लगते हैं।
विद्युतांश भी उन सैनिकों की इस बात को सुनता है और अपने सिर को हाँ में लाते हुए कहता है, हाँ मैं अग्नि क्षेत्र का नहीं हूं, मैं बाहर से आया हूं। वह सैनिक जैसे ही विद्युतांश की इस बात को सुनते हैं वह तुरंत अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करते हैं और विद्युतांश पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी विद्युतांश उन सैनिकों की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे अरे भाई मेरी बात तो सुनो। इतना कहने के बाद वह अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों के अंदर एक लॉकेट सा दिखने लगता है। उस लॉकेट को देखने के बाद वह सभी सैनिक वहां विद्युतांश की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं और अपनी शक्तियों को भीतर खींच लेते हैं। यह वही लॉकेट था जब विद्युतांश अग्नि क्षेत्र के अंदर घुसा था तो उसे युद्ध करने के लिए मिला हुआ था। इसका मतलब साफ था कि विद्युतांश ने सूर्यवंशी मतलब अग्नि क्षेत्र में युद्ध किया है और उसे वहां की पात्रता भी मिल चुकी है। यह लॉकेट उन योद्धाओं को दिया जाता था जो योद्धा सूर्यवंशी साम्राज्य यानी कि भाई सॉरी सूर्यवंशी निकल रहा है मुझे, अग्नि क्षेत्र की प्रतियोगिता को जीत जाया करते थे। अच्छा तो तुम हो जिसने कुछ समय पहले अग्नि क्षेत्र की उस प्रतियोगिता को जीता था। इतना कहने के बाद वहां सैनिक विद्युतांश से हाथ मिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। विद्युतांश उन सैनिकों की तरफ देखता है और उन सैनिकों की तरफ देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, अच्छा है जो मेरे दिमाग में यह बात तूने डाल दी वरना फंस जाते। इतना कहते हुए वह अपने मन ही मन यह बात कहता है। विद्युतांश यह बात अपने जुड़वा भाई से कह रहा था जिसने उसे यह बात बताई थी। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद उसके जुड़वा भाई आप विद्युतांश की तरफ देखते हैं और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई नहीं अपना ख्याल रखना आगे से। विद्युतांश जैसे ही उनकी इस बात को सुनता है वह अपने सिर को हाँ में लाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। भाई कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। भाई मैं छोटी सी बात कहना चाहता था। भाई चैनल आजकल यूट्यूब से डिलीट हो रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। भाई अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगती है और आप पुराने एपिसोड को सुनना चाहते हैं तो भाई मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे है। अगर आप जैसे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो भाई इससे क्या है कि अगर यह चैनल बाई चांस हटता भी है यूट्यूब से तो आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे जिससे मैं अपनी स्टोरी को टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो आप वहां से सुन लोगे। और भाई दूसरी बात यह है भाई यार इन वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है। प्लीज आपको एक सब्सक्राइब बटन ही तो दबाना है, इससे आपका बिगड़ेगा क्या? इसमें आपके पैसे तो नहीं लग रहे, इसलिए भाई प्लीज यार रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपका छोटा भाई दिव्यांश उपाध्याय स्टोरी को बिना बकवास के करते हैं प्रारंभ। विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है और अपनी जगह पर खड़ा होता है और वहां अपने शिविर से बाहर निकलता है। वह जैसे ही अपने शिविर से बाहर निकलता है वहां सामने की तरफ देखता है। वह देख पा रहा था इस समय अल्फा साम्राज्य में एक महल है। वहां महल बहुत ज्यादा भव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है। उस महल में अनेक खूबसूरत खिड़कियां लगी हुई हैं और पूरा महल किसी हरे कलर के हीरे जैसा चमक रहा है। विद्युतांश वहां उस हीरे की तरह चमकते हुए महल को देखता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द निर्जा से मिलना होगा, बहुत समय हो गया उससे मिले हुए। इतना कहने के बाद विद्युतांश वहां सामने की तरफ देखता है और निर्जा के पास जाने लगता है। विद्युतांश तुरंत अपने पैर को जमीन पर मारता है और हवा की रफ्तार में आगे बढ़ने लगता है। वह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। विद्युतांश वहां एक बगीचे में पहुंचता है जो कि उसी महल के बाहर था। विद्युतांश उस बगीचे में छुपता है और आसमान की तरफ देखता है। वहां देख पा रहा था कि वहां पर बहुत सारे ब्रह्माधिपति रैंक के योद्धा और देवता रैंक के योद्धा पहरा दे रहे हैं। विद्युतांश चाहता तो वहां पर अपनी शक्तियों को छोड़कर वहां से मिनटों में गायब हो जाता, लेकिन विद्युतांश जानता था कि उनकी शक्तियों को कोई ब्रह्माधिपति रैंक का योद्धा तो नहीं पर कोई सर्वेश्वर रैंक का योद्धा जरूर पहचान लेगा। अगर ऐसा हुआ तो विद्युतांश के लिए यहाँ पर मुसीबत हो जाएगी। विद्युतांश सोचते हुए वह कुछ सोचता है और महल की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। विद्युतांश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी विद्युतांश वहां उस महल की तरफ जाता है, अपने पैर को ऊपर मारकर सीधा उस महल के एक मंजिले में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां देखता है कि ऊपर जाने के लिए वहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। विद्युतांश उन सीढ़ियों की तरफ देखता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, कितना बड़ा महल है,
अंदर जाने के लिए जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे और जाने कहाँ पर उसका कच्छ होगा। इतना सोचते हुए विद्युतांश वहां सामने की तरफ बढ़ने लगता है। विद्युतांश वहां सामने की तरफ बढ़ रहा था, तभी विद्युतांश को पीछे से आवाज सुनाई देती है, रो रे रुको। इतना कहते हुए एक सैनिक विद्युतांश को आवाज देता है और वह भाई तो विद्युतांश के पास आता है। विद्युतांश जैसे ही उस सैनिक को अपने पास आते हुए देखता है, वह रुकता है और वह सैनिक की तरफ मुड़ते हुए देखता है। वहां सैनिक विद्युतांश की तरफ देखता है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है कि कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल दिव्यांशु स्टोरी वर्ल्ड पर। मैं आपका छोटा भाई दिव्यांशु उपाध्याय। तो राम राम मेरे सभी भाइयों को।